हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है और आज के वीडियो की शुरुआत मैं खुशखबरी के साथ करना चाहती हूँ। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक बुक है। इस बुक पर मैंने काम किया है, इस हेतु मैंने भारतीय दर्शन को पढ़ा है। वेदों में भारतीय नारी का क्या स्थान था, उसके विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बुक है। इस पुस्तक में अनेक संत महापुरुषों एवं बड़े बड़े राजनेताओं और जितने भी हमारे भारत के प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन सब के लेख इस पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। इस पुस्तक की एडिटिंग के लिए संपादक महोदय ने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा आभार भी व्यक्त किया है। दोस्तों, इस पुस्तक को परसों ही लॉन्च किया गया है और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश पेपर 2 की सबसे अच्छी पोएम, सबसे खूबसूरत पोएम, जो कि है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस पोएम को शुरू करने से पहले आइए बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वह ठाकुर देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के बहुत बड़े लीडर थे और एक लैंड ओनर थे। रविंद्रनाथ टैगोर खुद जितने महान थे उतने ही महान परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, उनके पिता को बंगाली लोगों ने महर्षि का टाइटल दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इतने मेधावी थे कि उन्होंने 8 साल की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और उनका फर्स्ट कलेक्शन 16 इयर्स की एज में पब्लिश हुआ था और वह अपनी कविताएं भानु सिम्हा नाम से लिखते थे। दोस्तों, यदि हम उनके वर्क्स की बात करें तो दोस्तों, उन्होंने बंगाली लिटरेचर में बहुत अधिक योगदान दिया। उन्होंने पोएम्स, ट्रेजेडीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामास सभी कुछ लिखा। गीतांजलि को बांग्ला में लिखा गया था और इसे 1910 में पब्लिश किया गया था। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसको 1912 में पब्लिश किया गया था। और दोस्तों, 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, वो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने वाले फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे और पहले भारतीय थे। दोस्तों, एक बात मैं आपको गीतांजलि के बारे में बताना चाहती हूँ कि गीतांजलि का जो बंगाली वर्जन है वो बहुत अधिक वास्ट है और जब उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने इसके बहुत सारी पोएम्स को, बहुत सारे सॉन्ग्स को कर्टेल कर दिया था। बहुत सारा पार्ट इन्होंने इसमें से हटा दिया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया है कि मुझे इसका बहुत दुख है कि बांग्ला में इतना सुंदर साहित्य लिखने के बाद उसे जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगा तो मैंने उसके इतने सॉन्ग्स क्यों हटाए। दोस्तों, गीतांजलि का अर्थ है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। गीतांजलि के बाद इनके जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस आए पोएम्स के, उनके नाम हैं द गार्डनर, क्रेसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, स्ट्रे बर्ड्स, लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग। दोस्तों, हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और बात करें तो दोस्तों, वह एक पोएट थे, नॉवलिस्ट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, स्टोरी राइटर, प्लेरिट, कंपोज़र, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन और पेंटर सभी कुछ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपनी पोएम्स के लिए फेमस रहे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश किया था ताकि भारत के लोग सबसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। इसके अलावा आमार शोनार बांग्ला, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था और श्रीलंका का नेशनल एंथम भी उन्हीं के वर्क से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, हमारी यह पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर रविंद्रनाथ टैगोर के पोएटिक कलेक्शन गीतांजलि की 35th पोएम है और इसका दूसरा नाम माई हेवन है और इसका बांग्ला में नाम है चिट्टो जेठा भाई शून्यो। यही करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 8 अगस्त 1941 को हुई थी। आइए अब बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में। दोस्तों, यदि हम इस पोएम की फॉर्म की बात करें तो दोस्तों, यह पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में क्या अंतर है। दोस्तों, फ्री वर्स में
जब किसी पोएम को लिखा जाता है तो वह बिना किसी राइम स्कीम के, बिना किसी मीटर के लिखी जाती है और ब्लैंक वर्स में पोएम हमेशा एक स्पेसिफिक मीटर और ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। दोस्तों, यह पोएम प्री इंडिपेंडेंस एरा में लिखी गई थी, यानी हमारी आज़ादी से पहले लिखी गई थी। और इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के बारे में अपनी होप्स एक्सप्रेस करते हैं, यानी आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, यह इस पोएम में बताया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का आज़ाद भारत के बारे में क्या विज़न था, वह हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पोएम की थीम की बात करें तो इस पोएम की मेन थीम है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम टू होल्ड वंस हेड हाई विद डिग्निटी, फ्रीडम टू एक्वायर नॉलेज एंड फ्रीडम फ्रॉम डिविजिबल प्रेजुडिसेस। यानी कि इस पोएम की थीम है फ्रीडम, लिबर्टी, एक स्वतंत्र भारत जिसमें हमारा मन आज़ाद होगा, जिसमें हमें ज्ञान अर्जित करने की आज़ादी होगी, जिसमें हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी और हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारी कंट्री को आगे ले जाना चाहेंगे। ऐसे स्वर्णिम सुंदर भारत की कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम में करते हैं। दोस्तों, इस पोएम की टोन की बात की जाए तो इस पोएम की टोन है होपफुल और विजनरी। मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, होपफुल एंड विजनरी, VISIONARY, विजनरी। दोस्तों, इस पोएम के स्टाइल की बात करूँ तो इस पोएम का स्टाइल है डायरेक्ट एंड अनएम्बिगुअस। यह भी मैं लिख देती हूँ, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि सीधे सीधे पोएट ने इसमें अपनी बात को लिखा है। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि इसके पीछे कोई भी दोहरा अर्थ नहीं है। अनएम्बिगुअस यानी UNAMBIGIOUS, अनएम्बिगुअस। और इस पोएम का मैसेज बहुत ही क्लियर है कि टैगोर भारत को जैसा देखना चाहते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत अधिक मेहनती होंगे, कोई भी आलस्य नहीं होगा किसी के अंदर, और हर तरह के प्रेजुडिसेस से सब लोग फ्री होंगे, अंधविश्वासों से दूर होंगे और कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की क्यूरियोसिटी सभी माइंड्स में होगी। ऐसे सुंदर भारत की रविंद्रनाथ टैगोर कल्पना करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज़ द पोएम ऑल अबाउट। फिर भी मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि दोस्तों, यह एक बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग पोएम है। द पोएम बिगिंस विद द पोएट्स डिज़ायर फॉर अ वर्ल्ड वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। इन दिस वर्ल्ड people are not afraid to express themselves or to challenge the status quo. The poet dreams of a world where knowledge is free and where everyone has the opportunity to learn and grow. The poet speaks of the importance of striving for perfection. He believes that we should always be striving to be better people and to make the world a better place. आइए अब चलते हैं इस पोएम के लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर। Where the mind is without fear and the head is held high. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा भारत, अ कंट्री वेयर नो मैन इज़ लिविंग विद फियर, जहाँ पे हेड इज़ हेल्ड हाई, यानी जहाँ पे लोग अपना सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जी रहे हैं, जहाँ उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है, जहाँ उन्हें सोचने की आज़ादी है, जहाँ लोग कॉन्फिडेंट हैं एंड they are free to express themselves without fear and they are proud of who they are. जो वो हैं उसके ऊपर उन्हें गर्व है और वो गर्व से सर ऊंचा करके चलते हैं। ऐसे भारत की रविंद्रनाथ टैगोर कल्पना करते हैं। where knowledge is free. नॉलेज फ्री होने का मतलब क्या है दोस्तों? ब्रिटिश रूल में नॉलेज पर, ज्ञान पर, शिक्षा पर सभी का अधिकार नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर का सपना है कि आज़ाद भारत में एवरीवन हैज़ एक्सेस टू नॉलेज एंड एजुकेशन, एक ऐसा संसार जिसमें लोग अपने सोशल स्टेटस या फिर बैकग्राउंड को ध्यान में न रखते हुए सभी को समानतापूर्वक शिक्षा का अधिकार मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। रविंद्रनाथ टैगोर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ही एक ऐसी एकता की मिसाल देखना चाहते हैं जहाँ पे लोग अपने दकियानूसी विचारों से समाज का बंटवारा न करें। ये लाइन एक ऐसे वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है जहाँ पे लोग यूनाइटेड हैं, वह किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर नेशनैलिटी से डिवाइडेड नहीं है, जहाँ पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है। दोस्तों, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है डोमेस्टिक वॉल्स यानी जो नैरो माइंडेड और प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड्स हैं लोगों के, जिनकी वजह से लोग आपस में बट जाते हैं,
उन सभी दुर्भावनाओं और सुपरस्टिशंस को तोड़कर हम सब आगे बढ़ें और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहाँ के लोग ओपन माइंडेड हों और जहाँ दूसरे लोगों के लिए एक्सेप्टेंस हो हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना, कोई भेदभाव नहीं हो कि यह व्यक्ति छोटे सोशल स्टेटस वाला है या फिर हमसे प्रोस्पेरिटी में कम है या हमसे कम पढ़ा लिखा है, जहाँ पूरी दुनिया अत्यधिक प्रेम भाव से समानतापूर्वक निवास करे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश रूल के अंडर ये सब चीज़ें बहुत अधिक गहराई से महसूस की थी। वो एक बहुत ऊंचे तबके से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद जनसाधारण के प्रति अंग्रेज़ों का जो रवैया था उसके खिलाफ उन्होंने बहुत अधिक प्रोटेस्ट किया। अपनी रचनाओं में भी बहुत अधिक लिखा उन अत्याचारों के बारे में। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे लोग बहुत ही सिंसियर हैं और अपने काम के प्रति बहुत अधिक ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, जहाँ लोग सच बोलने से डरते नहीं हैं कि यदि हमने सच बोल दिया तो हमें सज़ा मिलेगी, जहाँ उनके मन के अंदर सत्य छुपा है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। टायरलेस स्ट्राइविंग, दोस्तों यहाँ स्ट्राइविंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट्स, टायरलेस मतलब बिना रुके, कॉन्टिन्यूअस अथक प्रयास। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पे लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं सो दैट दे कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। एक ऐसा भारत, एक ऐसा विश्व जिसमें लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं एंड दे पुश द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल। ऐसे लोग जो अपने अथक परिश्रम से ज्ञान और सफलता अर्जित करना चाहते हैं, किसी भी कार्य को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जहाँ उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, केवल ईमानदारी और सच्चाई से वे मेहनत करते जा रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। दोस्तों, इसका मतलब है कि ऐसी दुनिया, ऐसा संसार जहाँ लोग अपने सुपरस्टिशंस को, प्रेजुडिसेस को भूलकर रीज़न और लॉजिक के थ्रू अपने डिसीजन लेते हैं, यह एक ऐसा भारत है, एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग भावनाओं में बहकर या समाज को देखकर कोई भी निर्णय नहीं लेते, बल्कि एक सही और उचित निर्णय अपनी बुद्धि का, अपने माइंड का यूज़ करके लेते हैं, जहाँ वो ऐसे कार्य करते हैं जो बिल्कुल उचित हैं, नैतिक कार्य करते हैं, लोगों के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेते। इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट। सैंड ऑफ डेड हैबिट में मेटाफर है दोस्तों, इसकी पोएटिक डिवाइसेस आपको इस पोएम को करने के बाद मैं बता दूंगी। अब इस लाइन का मतलब है ड्रीयरी डेजर्ट। ड्रीयरी मतलब नीरस। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि डेंजर्स ऑफ बिकमिंग स्ट्रक इन आवर ओल्ड हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, यानी अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड आर विलिंग टू चेंज, जहाँ लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी डेड हैबिट्स को, अपनी जो पुरानी ओल्ड हैबिट्स हैं उनको छोड़ रहे हैं और एक स्वतंत्र सोच रखते हैं। दोस्तों, यहाँ कवि कहते हैं कि जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो एक नीरस मरुस्थल के समान, डेजर्ट के समान हैं, जिनके लिए नए भारत में किसी तरह का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। वेयर द माइंड इज़ लेड टूवर्ड बाय दी का मतलब है यू, जहाँ पे आपका मन मस्तिष्क है उसको आप खुद आगे बढ़ाएं, आपके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं हो। जैसे अंडर ब्रिटिश रूल वी वर नॉट एबल टू थिंक फ्रीली, हम कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। दोस्तों, यह लाइन भगवान में विश्वास को भी बताती है। इट इज़ अ वर्ल्ड, द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर गाइडेड बाय देयर कॉन्शियंस एंड बाय देयर डिज़ायर टू डू गुड टू अदर्स, यानी एक ऐसा भारत जिसमें लोग अपनी इच्छा से दूसरे लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं, उनकी सोच को बाउंड नहीं किया गया है, उनके एक्शंस को बाउंड नहीं किया गया है। एक ऐसा भारत जहाँ केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक स्वतंत्रता की कल्पना कभी करते हैं। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एक ऐसा भारत जिसमें लोगों की सोच एवर वाइडनिंग है, बहुत ही ओपन माइंडेड है, हम किसी के भी विचारों को बहुत ही ओपन माइंड से एक्सेप्ट कर रहे हैं और जब वो विचार हमें सही लग रहे हैं तो हम उन पर एक्शन भी कर रहे हैं। ये लाइन डिस्क्राइब करती है कि लोग कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें लोग चैलेंज लेने से, खतरों से जूझने से डरते नहीं हैं और दे आर रेडी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर कहने का मतलब है ओ माई गॉड, इनटू that heaven of freedom. The poet prays to God to lead his country to freedom. He wants his country to be a place where people are free to live their lives as they see fit.
यहाँ पोएट गॉड से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी कंट्री को फ्रीडम की, स्वतंत्रता के स्वर्ग में ले चलो, लिबर्टी के स्वर्ग में ले चलो। लीड माई कंट्री टू द फ्रीडम ऑफ पैराडाइज। जब इतना खूबसूरत भारत होगा तो हमें कहीं और स्वर्ग तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमारी धरती ही, हमारी स्वतंत्रता ही हमारे लिए स्वर्ग होगी। लेट माई कंट्री अवेक। प्रभु मेरी कंट्री को स्वतंत्रता की ओर ले चलो। मेरे देश के लोगों में इतनी जागरूकता आ जाए जहाँ पर ऊपर वाली सारी कंडीशंस मीट करें, जहाँ इस पोएम में बताई गई सारी कंडीशंस, सारी स्थितियाँ पूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों यह थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। आइए चलते हैं अब इसकी पोएटिक ब्यूटी पर। इस पोएम में आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस पोएम में एनाफोरा का यूज़ किया गया है। एनाफोरा का मैंने आपको पहले भी बताया था, जब लगातार कुछ एक लाइंस की स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, जैसे यहाँ पर वेयर से हो रही है, वेयर वेयर वेयर, उसके बाद भी बहुत सी लाइंस हैं जैसे वेयर 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 से स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ इन सब जगहों पर एनाफोरा का यूज़ किया गया है। दोस्तों इस पोएम में मेटाफर का कई जगह पे यूज़ हुआ है, जैसे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, रीज़न यानी तर्क शक्ति, रीज़न की कंपैरिजन की गई है क्लियर स्ट्रीम से। हेवन ऑफ फ्रीडम में भी मेटाफर है। मेटाफर की स्पेलिंग तो आपको अब तक याद ही हो गई होगी दोस्तों, METAPHOR। इसके बाद हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो दोस्तों पर्सोनिफिकेशन है टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स द परफेक्शन। कि जो आर्म्स को स्ट्रेच करने वाली हैबिट है वो पर्सन्स में, ह्यूमन बींग्स में होती है और वही टायरलेस स्ट्राइविंग के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई, यहाँ पर एच साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ है अलिट्रेशन, ALLITERATION। इसके अलावा ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो ड्रीयरी डेजर्ट डेड, इसमें डी साउंड की रिपीटिशन हो रही है, तो यहाँ एलिट्रेशन है। दोस्तों रिपीटिशन वेयर साउंड का बार बार हो रहा है, तो यहाँ रिपीटिशन है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है। जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं वो सोसाइटल डिविजन्स, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इन सब को सिंबलाइज करती हैं। दोस्तों इस पोएम में इमेजरी का यूज़ किया गया है, IMAGERY। इमेजरी का मतलब है कि जैसे जैसे हम ये पोएम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे माइंड में एक ऐसे भारत की तस्वीर बनती चली जाती है, एक इमेज बनती चली जाती है। इसमें सिनेकडके का यूज़ किया गया है। सिनेकडके की स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, SYNECHDOCHE। द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी। दोस्तों इसमें सिनेकडके का यूज़ किया गया है। यहाँ माइंड यानी हमारी बॉडी के एक पार्ट को लेड फॉरवर्ड किया गया है। हमारी बॉडी के एक पार्ट को दोस्तों लेड फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन यहाँ कवि माइंड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिनेकडकी है। दोस्तों ड्रीयरी का मतलब मैं एक बार और आपको बता देना चाहती हूँ। दोस्तों ड्रीयरी का मतलब है नीरस, सुनसान, एक ऐसा डेजर्ट जिसमें हमारे पुराने प्रेजुडिसेस हैं जो कि उस डेजर्ट को बहुत अधिक नीरस और सुनसान बना देते हैं, जहाँ पे नया कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता। ऐसे मरुस्थल से, ऐसे विचारों से कवि हमें बाहर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों यह थी इस पोएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और मेरा बर्थडे गिफ्ट आप लोगों के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप लोगों ने मुझे और मेरे चैनल को बहुत अधिक प्यार और प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप भारत को विश्व गुरु बनाने के मेरे इस निस्वार्थ सपने को पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई पोएम के साथ। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।